नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्ष की आगे झुकी सरकार, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा, अब कब आएगा वक्फ बिल, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकरा कर नाराज शिंदे चले गए गांव। जिसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी कयासबाजी तेज हो चुकी है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने विपक्षी सदस्यों के साथ दिखाई एकजुटता, क्या कुछ किया सब कुछ बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम बिरयानी खाने जाए तो ठीक, टीम इंडिया जाए तो गलत, पाकिस्तान दौरे पर रोक के बाद तेजस्वी यादव ने खूब सुनाया। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नौकरी व रोजगार की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष के आगे झुकी सरकार, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा, अब जो वक्फ बिल था वो भी टल गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी बेशक विपक्ष की ओर से हंगामे की भेंट चढ़ गया हो और कार्रवाई ना हो सकी हो, लेकिन गुरुवार को सदन स्थगित होने से पहले एक बड़ी घटना हुई। इसके तहत लोकसभा ने वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। यह इस सत्र के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। गुरुवार को संसद की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई, लेकिन अडानी रिश्वत कांड और संभल बवाल मामले पर पर्चे की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू किया। हंगामा देखकर लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकरा कर नाराज शिंदे चले गांव, महायुति की मीटिंग भी टली। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 6 दिन बीत चुके हैं और सीएम का फैसला अधर में लटका है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो किया, मगर शर्तों से महायुति का संकट गहरा दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, मगर वो नहीं माने। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो सका। शुक्रवार को मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक भी टल दी गई है और शिंदे बैठक से पहले अपने गांव चले गए। रिपोर्टर्स के मुताबिक गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में यह साफ किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्हें बताया गया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने विपक्षी सदस्यों के साथ दिखाई एकजुटता। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सदन पहुंची और विपक्षी सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने सदन में तब प्रवेश किया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी सदस्य संभल हिंसा और अन्य मुद्दे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रियंका गांधी उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी सीट के पास खड़ी रही। विरोध के बीच उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात भी की और उनका अभिवादन किया। जैसे ही वो अन्य सदस्यों से मिलने के लिए विपक्षी खेमे की अग्रिम पंक्ति के करीब गई, द्रमुक सांसद कनिमोई को उन्हें अपने साथ बैठने का इशारा करते देखा गया। प्रियंका ने कुछ देर कनिमोई से बातचीत के बाद अन्य सदस्यों का अभिवादन किया। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों के साथ बातचीत करते देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम बिरयानी खाने जाए तो ठीक, टीम इंडिया जाए तो गलत, पाकिस्तान दौरे पर रोक के बाद तेजस्वी यादव ने खूब सुनाया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर दिया है। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई है। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि खेलकूद में राजनीति अच्छी बात नहीं है। कोई भी कहीं भी खेलने जाए ये अच्छी बात है। हमारे देश में सभी देश के लोग खेलने आए, हम लोग यही चाहते हैं। खेलकूद की भावना अलग है। हमको लगता है जो लोग इन सब चीज़ों पर राजनीति करते हैं वो ठीक बात नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नौकरी व रोजगार की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम और 5वें दिन शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा
विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने हाथ में तख्ती लिए परिसर में प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने हाथ में पोस्टर बैनर ले रखा था। इन पोस्टरों पर नौकरी रोजगार मतलब तेजस्वी, युवाओं की आस तेजस्वी लिखा था। विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी दी। एनडीए सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती हो या बीपीएससी की होने वाली परीक्षा हो, अलग अलग नियम बनाए जा रहा है। इससे छात्रों में आक्रोश है। सही मायने में नीतीश सरकार को नौकरी देने की इच्छा ही नहीं है। सरकारी बहाली प्रक्रिया में ऐसी त्रुटि छोड़ देते हैं जिससे लोग कोर्ट चले जाते हैं और पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में नौकरी की परीक्षा में कोई शिकायत नहीं आती थी। उस दौरे में लोगों को सही तरीके से नौकरी मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का हमला, कहा मोदी की पकौड़ानॉमिक्स में जनता के लिए पकौड़े, चुनिंदा लोगों के लिए हलवा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पकौड़ानॉमिक्स में जनता के लिए पकौड़े लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हलवा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कल जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 में भारत में वेतन असमानता को लेकर कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। भारत के शीर्ष 10% आय वाले लोग सबसे निचले 10% आय वालों की तुलना में 6.8 गुना अधिक कमाते हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार सहित पड़ोस के लगभग हर देश की तुलना में बहुत ज़्यादा असमानता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से भारत में नियमित वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी सबसे कम है। अधिकतर श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए हैं जो आमतौर पर अनौपचारिक और कम वेतन वाला होता है। इसमें अस्थिरता की आशंका काफ़ी अधिक होती है। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, याद रखिए कि ये उस पकौड़ानॉमिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे प्रधानमंत्री ने बनाया है। जनता के लिए पकौड़े, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हलवा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंध्र को बिजली नहीं और अडानी ग्रीन को मुनाफा, इसके लिए मोदी सरकार को देना होगा धन्यवाद, जयराम रमेश का बयान। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रीन द्वारा आंध्र प्रदेश को बिजली की एक भी आपूर्ति नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने इसके साथ ही मोदी सरकार को भी अडानी पर मेहरबान होने को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा है कि ये कमाल की बात है कि अडानी ग्रीन ने अभी तक आंध्र प्रदेश को अनुबंधित 3 गीगावाट बिजली में से एक भी यूनिट की आपूर्ति नहीं की है। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कथित रूप से 1400 करोड़ की रिश्वत के बावजूद फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना होगा। कांग्रेस ने कहा कि अडानी ने आंध्र प्रदेश से जितना वादा किया था उसकी 1/3 आपूर्ति 7 महीने की देरी से शुरू करेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में हार के बाद एनडीए में खलबली, जेडीयू बीजेपी में खराब रणनीति को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। भाजपा को भरोसा था कि चुनाव में जीत उसकी झोली में आ जाएगी क्योंकि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे दिग्गजों को प्रचार में उतारा था, जबकि कांग्रेस मैदान से काफी हद तक गायब रही। लेकिन ये तब हैरान रह गए जब जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीती, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 24 सीटें मिली। भाजपा की अपनी सीटें 2019 में 25 से गिरकर 21 पर आ गई। जेडीयू नेताओं ने हार के लिए मुख्य रूप से भाजपा की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और राज्य के बाहर के नेताओं द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों पर आधारित अभियान शामिल है, जिसमें स्थानीय स्तर पर पर्याप्त आवाज नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाट से मिले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी पारा चुनाव नतीजों के बाद और हाई है। अभी तक जहां महायुति ने सीएम के नाम पर कोई फैसला नहीं किया है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल एनसीपी-एसपी के नेता जितेंद्र आहवाट ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। शरद पवार गुट के नेता ने वर्षा बंगला पहुंचकर कार्यवाहक सीएम शिंदे से मुलाकात की।
शिंदे के सतारा जाने से पहले शरद गुट के नेता मिले। एकनाथ शिंदे 2 दिनों के लिए सतारा जिला स्थित अपने गांव में रहेंगे। ऐसे में 29 और 30 नवंबर को मुंबई में महायुति की बैठक होने की संभावना नहीं है। ये बैठक रविवार को होगी, जिसके लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक मुंबई में रहेंगे। शिंदे के सतारा जाने को लेकर शिवसेना विधायक उदय सामंत ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक न होने के चलते वह अपने घर गए हैं, अच्छी तबीयत के लिए गए हैं। कल सम्मान पूर्वक मीटिंग हुई और 60 विधायकों ने मिलकर ये संदेश शिंदे जी को दिया है कि हम चाहते हैं वो डिप्टी सीएम बने। इसका फैसला खुद एकनाथ शिंदे करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन का पहला फैसला, मैया सम्मान योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने अहम फैसले लिए। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने फैसला लिया कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। अब तक हर महीने 1000 मिलता था। बता दें कि इस योजना की चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हुई। माना जाता है कि इस योजना का लाभ सीधा महिलाओं को पहुंचाकर ही जेएमएम सत्ता पर फिर से काबिज हो पाई। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डरी मोदी सरकार सत्र पेश नहीं करेगी वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का सदन में प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई कमेटी की शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन कल यानी 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन कमेटी में शामिल विपक्ष के सांसदों व कई सदस्यों ने जेपीसी की बैठक में सुझाव रखा कि अभी भी कई राज्यों के स्टेक होल्डर ने कमेटी के सवालों का जवाब नहीं दिया है और कई स्टेक होल्डरों से चर्चा बाकी है, जिस पर कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में प्रस्ताव लाया, जिस पर सदन ने कमेटी का कार्यकाल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया है। कमेटी अब बजट सत्र के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल इस सत्र में नहीं लाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है, पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है, खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा कर, शुल्क और अधिभार लगाकर मोदी सरकार ने आम जनता से लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार सरकार ने पिछले 5 साल में लोगों की जेबों से 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की उगाही की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तर्क ये देगी कि ये पैसा कल्याणकारी योजनाओं और अवसंरचना पर खर्च होता है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लगातार कल्याणकारी योजनाओं का फंड बढ़ाने के बजाय आंकड़ों की हेराफेरी और तथ्यों से छेड़छाड़ कर इसे कम किया है। उन्होंने दावा किया कि मई 2014 से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 32% की गिरावट आई है, पर मोदी सरकार की पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है। खड़गे ने दावा किया, ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग को लूटने के लिए मोदी सरकार ने कोई ठेका लिया हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। जी दोस्तों, झारखंड की कमान एक बार फिर जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई है। गुरुवार शाम को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जहां मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, वहीं मैदान में हजारों लोगों की भीड़ शपथ समारोह की गवाह बनी। मोरहाबादी मैदान में सजे मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। रुकता अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रांची पहुंचे अखिलेश यादव, बोले देश के लिए झारखंड का परिणाम रहा शुभ, जनता ने दिया महत्वपूर्ण संदेश। यहाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा और इसने महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन को बधाई दी और कहा कि मैं हेमंत सोरेन, नवनिर्वाचित विधायकों और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं, जिन्हें जनता ने फिर से
चुना है और राज्य में दोबारा सरकार बनाई है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को एक बार फिर मौका दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि जनता ने झारखंड को खुशहाली विकास के रास्ते पर लाने के लिए वोट दिया है। देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा है और इसने महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। यहाँ की जनता ने अलग अलग परिस्थिति के बावजूद सूझबूझ का परिचय दिया और समझदारी के साथ एक प्रोग्रेसिव सरकार चुनी है। मैं हेमंत सोरेन और यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा तो कहीं जीता भी। हम महाराष्ट्र में हार गए, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती के साथ खड़े होंगे। गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत की जाएगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में गठबंधन और भी मजबूत होगा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी का यही चरित्र है, वो संविधान पर भरोसा नहीं करती है और अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर काम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, गहलोत की पीएम मोदी से अपील, चिन्मय दास के लिए उठाई आवाज। जी दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद उनके अनुयायी बांग्लादेश में सड़कों पर हैं। इसी बीच भारत सरकार ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए चिंता व्यक्त की है। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ चिन्मय प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत में कई लोग आवाज उठा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार जारी हिंसा एवं इस हिंसा के खिलाफ लगातार बोल रहे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी निंदनीय है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा जारी है, परंतु नई सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 1970 के दशक में जब ऐसी गतिविधियां हुई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाकर वहां हिंदुओं एवं सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित की थी। भारत सरकार को हस्तक्षेप कर वहां रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी नेताओं का हल्ला बोल, केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, जिला मुख्यालय स्थित लिच्छवी भवन के सामने राजद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष अखलूराम व संचालन अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह ने की। प्रदर्शन कर रहे राजद नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही सरकार पर संविधान विरोधी सोच के तहत काम करने का आरोप भी लगाया। राजद नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसे नीतीश सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। 65% आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर राजद नेताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजद नेताओं ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार और बिहार की राज्य सरकार अपनी संविधान विरोधी सोच और मानसिकता पर जिस प्रकार का काम कर रही है, उसे लग रहा है कि सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त करना चाह रही है। राष्ट्रीय जनता दल पहले ही तरह इस लड़ाई को लड़ती रहेगी और अंजाम तक ले जाएगी। बिहार में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनकी पहल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की गई थी। उच्च न्यायालय में जब ये मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेरनी संसद में आ गई, लोकसभा में प्रियंका गांधी ने ली शपथ, तो क्या बोले संजय राउत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने उन्हें शेरनी बताया। शपथ के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दों को उठाने, देश और पार्टी के लिए काम करने ही उनकी प्राथमिकता रहेगी तथा वो संविधान के वसूलों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी। प्रियंका गांधी की शपथ के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया, शेरनी संसद में आ गई। उन्होंने ये पोस्ट कांग्रेस के उस पोस्ट पर किया जिसमें प्रियंका गांधी के शपथ लेने के समय का वीडियो था। कुछ ही देर में संजय राउत का ये पोस्ट वायरल हो गया और गुरुवार शाम 5 बजे तक 4.5 लाख से भी ज़्यादा बार इसे देखा जा चुका है। यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये क्षण पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक पल। प्रियंका गांधी के संसद के रूप
रूप में शपथ लेने पर खेड़ा का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रियंका गांधी की लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर कहा कि आज का ये क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। पवन खेड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम सब ने बचपन से टेलीविजन पर इंदिरा जी की हत्या के समय या फिर राजीव जी की हत्या के मौके पर गांधी परिवार के सदस्यों को एक कमाल की गरिमा का परिचय देते हुए देखा है। पूरा देश सिसकियां भर उठता था, मगर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अनुपम परंपरा के प्रतीक गांधी परिवार ने हमेशा देश को अपने निजी दुख से बड़ा माना। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर आज पहली बार जब संसद सदस्य के रूप में शपथ ली तब वो सारे दृश्य आंखों के सामने फिर से आ गए। आज का ये क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दे को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।